हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। अगर आप लोग आए गए वीडियो अच्छे लगते हों तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। हम सब आज अध्ययन करेंगे क्लास 12th के चैप्टर 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, जिसमें आप लोगों को एक पुष्प में क्या क्या चीज़ें होती हैं या क्या होती है वो आपको बता दिया गया था। एक बार हम दोबारा देख लें कि क्या क्या चीज़ें आपको पहले वीडियो में बताया गया है, फिर हम उसके आगे का टॉपिक अध्ययन करेंगे। जैसे बताया गया था कि एक पुष्प है, एक पुष्प है, नीचे जो हरी पत्ती सी संरचना पाई जाती है उसे हम कहते हैं वाह्य दलपुंज, और एक रंगीन पत्ती पाई जाती है जिसको हम कहते हैं दलपुंज, और दलपुंज से ठीक सटा हुआ भाग होता है पुमंग, और ये होता है जायांग। बताया गया था कि एक पुष्प में 4 चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं, जिनमें 2 होते हैं सहायक चक्र और 2 होते हैं आवश्यक चक्र। जिसमें आपको बताया गया था कि सहायक चक्र होते हैं वाह्य दलपुंज और दलपुंज, और दलपुंज। आवश्यक चक्र जो होंगे वो होते हैं पुमंग और जायांग। बताया गया था कि वाह्य दल के एक भाग, वाह्य दल पुंज के एक भाग को, बहुत से वाह्य दलों का यह समूह होता है, उसके एक भाग को क्या कहेंगे, तो उसके एक भाग को कहते हैं वाह्य दल। से दलों का बहुत समूह होगा और दल के एक भाग को कहते हैं, दलपुंज के एक भाग को कहते हैं दल। ऐसे पुमंगों का समूह होता है, लेकिन पुमंग के एक पुमंग को हम क्या कहते हैं, तो एक पुमंग को कहते हैं पुंकेसर। ऐसे जायांग का समूह होता है, लेकिन जायांग के एक भाग को क्या कहते हैं, तो कहते हैं स्त्री केसर। जिसमें आपको बताया गया था कि पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, एक होता है परागकोश और एक होता है पुतंत। पुतंत और स्त्री केसर जो है, इसके 3 भाग होते हैं। स्त्री केसर के 3 भाग होंगे, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। आपको बताया गया था कि जैसे पुंकेसर जो होता है यह पुष्प का नर भाग होता है, स्त्री केसर जो होता है यह पुष्प का मादा भाग होता है। हम एक तरफ देख ले, जैसे बताया गया कि एक चक्र है तो 4 चक्र है, 4 चक्र हैं, जिनमें 2 सहायक चक्र हैं और 2 आवश्यक चक्र हैं। और फिर बताया गया पुष्प का नर भाग क्या होता है। जैसे हम बात करें पुमंग, पुमंग के एक भाग को हम पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, परागकोश और पुतंत, जिनको हम कहते हैं एंथर और फिलामेंट।
ऐसे जायांग, जायांग के एक भाग को हम स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। ये सब चीज़ें आपको भाग 1 में बता दिया गया है। अब हम सब अध्ययन करेंगे पुष्प के नर भाग के बारे में अध्ययन करेंगे कि पुष्प का नर भाग जो है पुंकेसर, इसके अंदर जो नर युग्मक बनता है, नर युग्मक बनता है जिसका नाम परागकण है, उसका निर्माण कैसे होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है तो इसमें 2 विपरीत जनक होते हैं। एक होता है नर, एक होता है मादा। नर से बनता है नर युग्मक और मादा से बनता है मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो ये युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज धीरे धीरे भ्रूण का रूप लेता है और भ्रूण से नया संतान उत्पन्न होता है। तो जैसे कि हम पुष्प के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो आपको बताया जाए इसके हम नर भाग के यानी पुमंग के बारे में अध्ययन करेंगे कि नर भाग के अंदर नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है। जैसे पुष्प के नर भाग का नर युग्मक का नाम क्या है, परागकण। तो परागकण का निर्माण कैसे होता है हम ये चीज़ें देखेंगे। जैसे कि हम संरचना देखते थे, ये होता है पुमंग जिसको कहते हैं एंड्रोसियम। इसके 2 भाग होते हैं। इसके एक भाग को हम कहते हैं पुंकेसर और इसके 2 भाग होते हैं पुंकेसर के। एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट, पराग कोश, और ये होता है आपका पुतंतु। अब पराग कोश के अंदर ही पराग कण का निर्माण होता है, यानी नर युग्मक का निर्माण जो होगा वह होता है पराग कोश के अंदर। अब पराग कोश के देखा जाए तो इसके ये 2 भाग होते हैं। जैसे हम इसको अलग कर कर देखें तो ये ऐसे संरचना में दिखाई देगा। इसके अगर इसको हम इसे अलग कर कर देखें तो ऐसे ये 4 भाग में दिखाई देता है। अब देखते हैं इसके एक भाग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होता है एक भाग की संरचना। पराग कोश के एक भाग की यह संरचना है। इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। पराग कोश के एक भाग के अंदर 4 चैम्बर होते हैं जिसका नाम होता है लघु बीजाणु। लघु बीजाणुओं के अंदर ही लघु बीजाणुओं किसके अंदर लघु बीजाणु के अंदर ही पराग कण का निर्माण होता है। इसके अंदर ही पराग कण का
निर्माण होता है। तो जैसा कि हम देखते हैं पराग कोश के एक भाग के अंदर 4 चैम्बर हुए तो चारों भाग के अंदर 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 4 चौक 16 भाग होते हैं। अब हम सब देखेंगे कि इसके एक भाग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, निर्माण होता है। पराग कोश के एक भाग के बारे में हमने देखा और देखा कि इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं जिसका नाम होता है लघु बीजाणु। लघु बीजाणुओं के अंदर ही पराग कण का निर्माण होता है। तो इसके हम एक भाग के अंदर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसकी हम संरचना देखें एक भाग के बारे में। इसका एक ये भाग है, इसके अंदर एक कोशिका पाई जाती है। इसके अंदर एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम है अधोस्तरीय कोशिका। अधोस्तरीय कोशिका। यह कोशिका जब बड़ी हो जाती है, मान लीजिए इसके अंदर एक कोशिका पाई जाती है, यह कोशिका जब बड़ी हो जाती है, अधोस्तरीय कोशिका है, यह बड़ी हो जाती है तो परपस कोशिका का निर्माण करती है। परपस कोशिका का निर्माण करती है। इसके अंदर लघु बीजाणु के अंदर एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम अधोस्तरीय होता है। यह बड़ी होकर परपस कोशिका बनाती है और परपस कोशिका विभाजित होकर समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 2 कोशिका का निर्माण करती है। इनमें जो होता है समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन द्वारा 2 प्रकार की कोशिकाएं यह बनाती है। नंबर 1 प्राथमिक भित्तीय कोशिका। नंबर 2 प्राथमिक बीजाणु कोशिका। क्या हुआ कि लघु बीजाणु के अंदर एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम अधोस्तरीय कोशिका है। या बड़ी होकर परपस कोशिका का निर्माण करती है। फिर इस कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन होता है और यह 2 प्रकार की कोशिकाएं बनाती है। एक बनाती है प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक पूबीजाणु कोशिका। अब प्राथमिक भित्तीय कोशिका के 3 भाग होते हैं, या हम कह सकते हैं जिसके 3 स्तर होते हैं। प्राथमिक भित्तीय कोशिका के 3 स्तर होते हैं। एक होता है वाह्य स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम। मध्य स्तर होता है जो 1 से 3 लेयर में होता है। यह लघु बीजाणु के वाह्य भाग पर एक स्तर बनाता है। फिर बीच में जो होता है मध्य स्तर होता है 1 से 3 लेयर में, कुछ समय तक रहता है। बाद में यह टूटकर जो पराग कण विकसित हो गए होते हैं उनको पोषण देने का कार्य करता है। और टेपिटम का कार्य क्या है, यह परीक्षाओं में सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि टेपिटम का कार्य बताइए। तो टेपिटम का कार्य है कि विकसित हो रहे परागकणों को पोषण देने का कार्य करता है टेपिटम। अब हम देखेंगे कि कैसे इसके अंदर इनकी संरचनाएं होती हैं। सबसे बाहरी भाग पर क्या होता है, वो वाह्य स्तर।
तो बाह्य स्तर, यह आपका हो गया बाह्य स्तर। अब है मध्य स्तर जो 1 से 3 लेयर में होता है। यह आपका हो गया मध्य स्तर 1 से 3 लेयर में। इसके अंदर की तरफ जो होता है सटा हुआ भाग, यह है टेपिटम। सबसे जो बाहरी तरफ होता है वो बाह्य स्तर, बीच में होता है मध्य स्तर जो 1 से 3 लेयर में होता है, कुछ ही समय तक रहता है। इसके बाद में यह टूट कर जो विकसित हो गए होते हैं प्राकण, उनको पोषण देने का कार्य करने लगता है। टेपिटम का कार्य बताया गया कि जो प्राकण विकसित हो रहे हों उनको पोषण देने का काम टेपिटम करता है। अब यह होगी प्राथमिक भित्तीय कोशिका। अब प्राथमिक पूर्वबीजाणु कोशिका क्या होती है? टेपिटम के अंदर प्राथमिक पूर्वबीजाणु कोशिका पाई जाती है। फिर ये इसमें समसूत्री विभाजन होता है और यह विभाजित होकर समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर फिर इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और 1 से 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बहुत सी कोशिकाओं का ये स्तर बना लेते हैं। और यहीं पर परागकण का निर्माण हो जाता है। जो परागकण होंगे वहीं पर निर्माण होंगे। क्या होता है कि प्राथमिक पूर्वबीजाणु कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा, फिर इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के बाद जो कोशिका बनती है उसको मातृ कोशिका कहते हैं। को मातृ कोशिका कहते हैं। मातृ कोशिका विभाजित होकर इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और विभाजित होकर पूरे स्तरों में फैल जाती हैं और परागकण का निर्माण करती हैं। तो लघु बीजाणुओं के अंदर परागकणों के निर्माण को हम कहते हैं लघु बीजाणु जनन, या हम कह सकते हैं लघु बीजाणुओं के निर्माण को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब हम देख लें कि एक लघु बीजाणु के अंदर एक कोशिका होती है जिसका नाम अधोस्तरीय कोशिका होती है, और बड़ी होकर परपस कोशिका बनाती है। फिर उनमें समसूत्री विभाजन होता है तो वह 2 प्रकार की कोशिकाएं बनाती है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक पूर्वबीजाणु कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका का 3 स्तर होते हैं, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम। फिर प्राथमिक पूर्वबीजाणु कोशिका जो टेपिटम के अंदर पाई जाती है, इनमें समसूत्री विभाजन होता है, बाद में फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा और यह कई लेयर में विकसित होकर परागकण का निर्माण करती हैं। बस आज के लिए इतना ही।